लिख के रखिएगा। इसको बोला जाता है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। पर एक और स्पीड आपने डेरिवेशन में देखी होगी, ऑप्टिमम स्पीड। वो ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या था? सब नोट्स पे ये 157 पेज नंबर पे। रूट आरजी टेन थीटा। यस, हर्ष अकेला पढ़ के आया, बाकी किसी को नहीं पता है। ये तो भाई तुम गलत बात कर रहे हो। अभी हम 11th में थोड़े शरीफ होते, हम निकालते नहीं। 12th में तो मैं क्लासेस से बाहर ही निकाल देता हूँ 10-10 लोगों को, और एक बार रिमूव कर दिया उसके बाद तो नो एंट्री मिलेगी नहीं। ये आपका नुकसान है, इसमें आप फालतू टाइम वेस्ट करोगे अगर बिना देखे आते हो ये सब चीजें। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। और दूसरा वाला जो फॉर्मूला होता है वो था वी नॉट, विच इज, उसमें अगर इस फॉर्मूले में म्यू एस को 0 बना दो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो जो बचता है आर जी टैन थीटा, उसको बोला जाता है ऑप्टिमम स्पीड। यहां से अगर टैन थीटा को सब्जेक्ट बनाया जाए तो क्या आएगा? वी नॉट स्क्वायर बाय आर जी। तो थीटा कितना हो जाएगा? टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। ये थीटा निकालने के लिए, अब कभी भी कोई फॉर्मूला थीटा निकालने के लिए आता है इस सेशन में तो ये यूज करना है आपको। बस इससे अलग हटके कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अच्छा, जिसने वीडियो देखा है उसको स्टार्टिंग में एक और फोर्स के बारे में पता लगा होगा इस चैप्टर में। ऐसी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ ऐसी फोर्स जिसके बिना कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया का सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। अगर उसको गोल घूमना है तो उस फोर्स का रिक्वायरमेंट तो होगा ही होगा, और उसको बोलते थे सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसी, जिसका फॉर्मूला होता था मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो ऑलवेज सेंटर की तरफ लगता है सर्कल के। तो उसका फॉर्मूला होता था एम वी स्क्वायर बाय आर। बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आया था, ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से एक और फॉर्मूला इसका आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। किसी को डेरिवेशन जो किया था वीडियो में उसमें कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर साइक्लिस्ट वाले में, देखिए साइक्लिस्ट वाले केस में क्योशा कुछ डेरिवेशन जैसा नहीं है। हम जनरली, अच्छा ईमानदारी से बताना कितने लोग वीडियो देख के आए हैं, बिकॉज तब मैं उस हिसाब से बात करूंगा। अदरवाइज थम्स अप दे दो मुझे वीडियो देख के आया तो, कि उस हिसाब, और जेन्युइन रखना। आदित्य ने क्यों नहीं देखा? सर हाँ आदित्य। सर मेरी बोथरा की टेस्ट थी इसलिए। आदित्य हार्डली 30 मिनट्स से ज्यादा का वीडियो नहीं होगा, और वो हाँ सर मेरी वो गलती हो गई सर, वो टाइमिंग वो शेड्यूल गलत सेट हो गया था इसलिए सर। ये मैं बार बार, मतलब हम जो भी वीडियो आपको सेशन के लिए देखने के लिए दे रहे हैं वो कम से कम टाइम का बनाते हैं। यस हम सर। पूरा ट्राई करते हैं कि आपको 20 मिनट 30 मिनट से ऊपर का वीडियो ना मिले, उसके लिए हम पहले से लिख कर रखते हैं
इतनी सारी चीजें हम लिख के रखते हैं कि क्लास के वक्त जब हमें पढ़ा रहे हो तो लिखने की जरूरत ना पड़े, डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े। पर ये एफर्ट्स जो होते हैं वो म्यूचुअल होने चाहिए। मुझे क्या है, मैं तो 1 घंटे का वीडियो भी बना दूंगा, 1.5 घंटे का भी बना दूंगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगा देखना। ये देखिए 12th का वीडियो बनाना था, जो डायग्राम में क्लास में बनाना था मैंने पहले से बना के रखे हुए। इनमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बट तुम्हें वीडियो कम टाइम का मिले इसलिए हम पहले से ही इतना काम करके रखते हैं। उसके बाद भी आप ना देख के आओ तो यार इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। चलिए कोई बात नहीं। सो क्योशा, वो जो साइक्लिस्ट वाला केस होता है, एक तरीका था हमारी स्पीड बढ़ाने का कि रोड को लेवल की जगह बैंक कर दिया जाए। जैसे हम रोड को एक एंगल से उठाते हैं हम हमारी स्पीड बढ़ा पाते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, रोड को बैंक करना पॉसिबल नहीं है। तो साइक्लिस्ट और बाइकिस्ट जो बाइक वाइक चलाते F1 रेसिंग में, वो क्या करते हैं, खुद को बैंक कर देते। कभी F1 रेसिंग देखी हो तो वो अपना एक साइड का जो नी होता है वो पूरा का पूरा ग्राउंड पे टच कर देते जब टर्न लेना होता है। देखा है कभी ये सब? तो उस केस में क्या करते हैं, वो एक एंगल खुद बना लेते हैं बैंकिंग वाला, और वो भी इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है, और कुछ याद नहीं रखना है उसमें। सेम चीज है, ठीक है? ओके सर। सर हम्म सर उसमें जो एफ था ना, फ्रिक्शन फोर्स, हम्म वो पता नहीं चला सर, कैसे अप्लाई किया फिगर में? कौन से फिगर में? बैंक रोड वाले में, डेरिवेशन में। अच्छा देख, जब कोई ऐसे गोल घूम रहा होता है, ये सर्कल में ऐसे गोल घूमते हो जा रहा है और रोड बैंक्ड है, तो हम अपने ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम Yes. कार में होते हैं और कार टर्न ले रही होती है तो हम अपने आप को एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें बाहर की तरफ, इस सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ लग रहा होता है। बट स्टिल हमारी कार बाहर की तरफ जा नहीं पाती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस कार का बाहर की तरफ मोशन इम्पेंडिंग है। यस सर। जब एक बैंक्ड रोड की हम बात करते हैं, ये मान लेना भी लेवल नहीं है, बैंक्ड है, तो जब हमारी कार इस तरीके से जा रही होती है तो हम एक बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, बट जा तो नहीं रहे होते। मतलब जिसने मेरा 5.4 का डेरिवेशन वो देखा होगा वीडियो, फ्रिक्शन वाला, उसमें ये टर्म सुना होगा, इम्पेंडिंग मोशन। ऐसा मोशन जो होना तो चाहता है बट हो नहीं पा रहा है। देखा ऐसा कोई है जिसने यस सर। 5.4 का वीडियो लेक्चर भी नहीं देखा है? तो अगर ये मोशन बाहर की तरफ इम्पेंडिंग है तो अंदर की तरफ कौन लगता होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि इम्पेंडिंग मोशन का अपोज कौन कर रहा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपको लगेगा सर कार तो चल रही है, तो कार चलते वक्त तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग सकता, तब तो रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो डेफिनेटली कार आगे की तरफ जा रही है तो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। बट सेंटर की तरफ, जो इस सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों? क्योंकि कार का बाहर की तरफ मोशन होना तो चाहता है पर हो नहीं रहा है। अब तू जो बोल रहा है ना बैंक्ड रोड में, उसमें क्या होता है, ये कार थी, ये हमारा mg का फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन, और अब जो सेंटर है, ये सेंटर इस तरफ है, ये आउटर एज है, ये वाला एज उठा दिया है, और ये वाला एज इनर एज है, ये आउटर एज है। तो इनर एज से आउटर एज को थोड़ा सा उठा दिया, कितना? थीटा एंगल। तो अभी भी फ्रिक्शन लग तो सेंटर की तरफ ही रहा होगा क्योंकि बाहर की तरफ नहीं जा रही है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये mg हो गया। इसमें डाउट है? नो सर। अब हमने क्या किया, कंपोनेंट्स बनाए। हमने नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट कर दिए, ये थीटा, ये थीटा, ये हो गया n cos थीटा। सर वही डाउट है, एन कोस थीटा कैसा आएगा? उधर एन साइन थीटा नहीं होगा, ऊपर है तो? अगर ये तुझे इस थीटा होने का लॉजिक पता है? यस सर, आपने वो समझाया था ना, ये थीटा होगा नीचे वाला। तो अगर ये इसलिए वो- थीटा,
ये थीटा हुआ तो ये तो फिर कॉस कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। हाँ ओके सर, ओके ओके क्लियर। थीटा के साथ वाला तो कॉस होता है। और अगर तुझे वापस से डाउट है उस थीटा में तो मैं वापस से इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये जेड बन रहा है एक, यस सर। तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यस सर। ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये है फ्रिक्शन, मतलब जो सरफेस के अलॉन्ग है, तो ये पूरा परपेंडिकुलर है। अब इस परपेंडिकुलर में इतना एंगल अगर 90 थीटा है तो इतना कितना हो जाएगा, 90 माइनस 90 थीटा। माइनस थीटा, यस। अब ये दोनों पिंक लाइन भी तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यस सर। तो अगर इसका इतना एंगल 90 माइनस थीटा है तो बचा हुआ कौन सा होगा, थीटा। थीटा, यस सर। बेसिक ज्योमेट्री है। एक डिफरेंस आ जाता है क्लास में, एक सब पढ़ के और एक ना पढ़ के हो ना, तो पढ़ाने का जो होता है ना मोटिवेशन, वो कम सा हो जाता है। अब देखिए, फ्रिक्शन के भी हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। ये फ्रिक्शन था, ये थीटा एंगल था, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो गया कॉस। यस, तो ये वाला हो गया एफ एस कॉस थीटा, और ये वाला हो गया एफ एस साइन थीटा। ये आपको डेरिवेशन में डायग्राम बना के दिया होगा। मतलब अब सर्कल के सेंटर की तरफ सिर्फ फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, साथ साथ फ्रिक्शन के एक नॉर्मल रिएक्शन का भी कंपोनेंट एक्ट कर रहा है। पहले सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा था लेवल रोड में, अब फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। समझा हर्ष? यस सर, पर अभी थोड़े फ्रिक्शन हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा सर। बोल। ये जो डायरेक्शन आपने बनाई ना फ्रिक्शन की, वो हम्म क्लियर नहीं हो रही सर, ऐसा क्यों आया? मैं जब तू गोल घूम रहा है तो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। यस सर। तो अगर ये पूरा एक सर्कुलर ट्रैक था तो सेंटर की तरफ सर्कल के क्या लगना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ओके सर। ये वाला जो डायग्राम तुझे मैंने दिखाया है, दिस इज टॉप व्यू, जब आप सर्कुलर ट्रैक को ऊपर से देख रहे हैं। बट अगर आप सामने से देखेंगे तो सिर्फ आपको इस टाइप का एक क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ये ऐसे घूमते हुए जा रहा होगा। मैं अगर इसका एक डायग्राम दिखाने का ट्राई करूं, रुक, होल्ड कर, अगर मुझे कुछ अच्छा मिल जाता है तो।
ये देख ऐसे बैंक रोड होते हैं। मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। अब यस इस सर। ये बैंक रोड में ये जो, अब इसमें तुझे डायग्राम है, ये जो बाहर की तरफ तुझ पर फोर्स लग रहा होता है, तू बाहर की तरफ इस सर्कुलर ट्रैक से जाना तो चाहता है बट जा नहीं पाता है, उस वक्त सेंटर की तरफ जो लग रहा होता है इस सर्कुलर ट्रैक के, वो फ्रिक्शन मैंने उस डायग्राम में बताया था। जैसे जनरली बैंक रोड ऐसे हुआ करेंगे, आपके हाईवेज जब भी टर्न होता है तो रोड बैंक्ड हो जाते हैं, एक साइड से एज उठ जाती। जनरली F1 रेसिंग में आपके हाईवेज पर जब स्पीड ज्यादा होती है कार्स की, वहां पर हमेशा रोड को कर दिया जाता है बैंक, सो दैट आप ज्यादा स्पीड पे टर्न ले पाओ बिना स्किड हुए। एक तो जब इन रोड्स को तू सामने से देखेगा ना, ये देख, तो अभी मैं सिर्फ तुझे एक टॉप व्यू दिखा रहा था, एक साइड व्यू, फ्रंट व्यू दिखा रहा था। टॉप व्यू ये था डायग्राम में जो मैंने ऊपर बनाया था, अब देख यहां पर उन्होंने क्रॉस सेक्शन करके बताया हुआ है। जो मैं ट्रायंगल वाला डायग्राम बता रहा हूं वो सामने से बता रहा हूं, बीच में तुझे वो कुछ दिखेगा नहीं, वो तो बैंक डे रोड उठा हुआ है। बट अगर उस रोड को काट दूं तो उसका क्रॉस सेक्शन तो ऐसा दिखेगा बीच में से। कुछ इमेजिन हो रहा है? यस सर। तो सेंटर की तरफ जो वो फ्रिक्शन लगता है, अब वो डायग्राम में समझ में आया कैसे लग रहा था? यस सर। ओके। ये तेरा फ्रंट व्यू था, तू यहां से देख रहा है, पर टॉप व्यू देखेगा तो देखो सिर्फ उठा हुआ ही दिखेगा एक साइड से। वहां पे फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लग रहा होता है जो सरफेस के अलोंग होगा, और उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, वो दो कंपोनेंट सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक पे मिल जाएंगे। इसके कुछ डायग्राम और देखना गूगल पे तो देखो समझ आ जाएगा क्या हो। यस सर। फॉर्मूले क्लियर है इतने, क्योंकि ये फॉर्मूले वैसे न्यूमेरिकल आएगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, बाकी किसी और को डाउट है नहीं? वीडियो ही नहीं देखी हमने, डाउट कैसे आएगा अभी? सिद्धार्थ, मैक्सिमम परमिसिबल मतलब सेफेस्ट वेलोसिटी, जो लेवल रोड पे ये होती है सेफेस्ट वेलोसिटी, वही बैंक रोड पे जो सेफेस्ट वेलोसिटी होती है उसको हम बोल देते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। अब क्योंकि डेरिवेशन अभी तुमने देखा नहीं है ये सब, उस वजह से मैं अभी ऑप्टिमम स्पीड क्या होता है वो सब बताना मेरे लिए ऐसा हो जाएगा कि कुछ समझ कम आएगा। इसलिए अभी हाल के लिए सिर्फ याद रखो फॉर्मूले, सो दैट न्यूमेरिकल समझ पाओ आप लोग, और जब वीडियो देखे तब आपको इसका कंसेप्ट भी पता लग जाएगा, और उसके बाद डाउट्स पूछोगे तो बेटर क्लैरिटी आएगा। चलिए 5.5 क्वेश्चन नंबर 7। A cyclist speeding at 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट कितनी दी है? 5 मीटर्स पर सेकेंड ऑन अ लेवल्ड रोड, याद रखिएगा लेवल्ड रोड है। टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड एंड विदाउट बेंडिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट। ना उसने अपनी स्पीड रिड्यूस की, ना उसने अपने आप को बैंक किया, मतलब एक एंगल पे वो साइक्लिस्ट वाले केस की तरह क्वेश्चन, ना उसने अपने आप को बैंक किया, ना उसने अपनी स्पीड कम की, और 3 मीटर के रेडियस वाले सर्कुलर ट्रैक पर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ही टर्न लिया उसने।
जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है रोड और टायर्स के बीच में वो है 0.1। तो बताओ विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न। तो पहले हम निकालेंगे कि अगर रेडियस 3 मीटर है तो मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड ऑन अ लेवल्ड रोड उसकी कितनी हो सकती है। तो हम पहले अगर वी मैक्स का फॉर्मूला निकाले फॉर लेवल रोड तो वो होता है म्यू एस आर जी। म्यू एस का वैल्यू है 0.1, जी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 3। तो ये आंसर आ जाएगा √3। 0.1 इंटू 3 इंटू 10 और √3 इज नथिंग बट 1.73 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब इस रेडियस के सर्कुलर पाथ पे उसकी मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी क्या हो सकती है 1.73 मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा उसने अपनी स्पीड की वो स्किड हो जाएगा, ऑफ द ट्रैक चला जाएगा। बट जा किस स्पीड से रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आंसर क्या आ जाएगा यस द साइक्लिस्ट विल स्लिप। समझ में आया। सर मैक्सिमम रख इतनी सकता है वो, चला इससे रहा है। यस बोलो हर्ष। वो साइक्लिस्ट स्लीप होगा वो कैसे पता चलेगा। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि आप सेफेस्ट लेवल रोड पे ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स कितनी वेलोसिटी रख सकते हो सो दैट आप स्लिप ना हो, स्किड ना हो। अब रेडियस दे दिया है सर्कुलर ट्रैक का, म्यूएस दे दिया है, तो मैंने निकाल लिया कि उस ट्रैक के लिए पर्टिकुलरली सेफेस्ट वेलोसिटी है 1.73 मीटर पर सेकेंड। मतलब इससे ज्यादा स्पीड हुआ साइक्लिस्ट का और वो स्लिप हो ओके जाएगा। ओके सर। और ये पता चल गया पर ये वी एस क्यों लिखा आपने ऊपर डेटा में। वेलोसिटी ऑफ मैंने क्या लिखा था, अच्छा वीएस नहीं वी सी लिख रहा था। हाँ सर। सबको लॉजिक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है सभी को, सेम फॉर्मूला सब कुछ सेम है, सिर्फ आंसर लेके आओ फटाफट जल्दी से। सर यस क्योशा। कैन आई लीव द मीटिंग सर, मैं इवनिंग बैच में ज्वाइन कर लूं, मुझे नहीं ठीक लग रहा था। ओके ओके नो इशू नो इशू। थैंक यू सर। इवनिंग में 5 to 6:30 है। हाँ ओके सर। हाँ ओके। अब बेंड इन अ लेवल्ड रोड, वापस से लेवल्ड रोड की बात की है जिसका रेडियस क्या है 800 मीटर। Find the maximum speed which a car turning this bend may have without skidding if the coefficient of friction between the tire and the road is 0.8। R दे दिया, म्यूएस दे दिया, जी पता है, मैक्सिमम स्पीड निकालना है। आ गया सबका। जिसका हो जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। और जिसको डाउट आ रहा है तो वो पूछिए।
Sir, Yes. sir, I had a doubt that in Google Classroom, exactly in which of the class are the homeworks being uploaded? आप कौन से क्लासरूम में हो? मतलब उसमें 3 क्लासेस है गूगल क्लासरूम पे फिजिक्स के, तो वो मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन से पे होमवर्क्स अपलोड हो रहे हैं। हम्म, आपको आपके प्रीवियस जो लास्ट गूगल क्लासरूम में अभी तक आप होमवर्क सबमिट कर रहे थे, वहां पे एक मैसेज आया था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको रिमूव कर दिया जाएगा और नए क्लासरूम में आपको ऐड होना था। तो अभी आप जो जिन जिन गूगल क्लासरूम में ऐड है उनके नाम बताओ। यस सर। सर बोल हर्ष। सर आंसर 28.28 मीटर पर सेकंड आ रहा है, पर नोट्स में सिर्फ 28 दिया है। अरे भाई चला ले यार, अप्रॉक्स 28 चलेगा और ना सर? 28.2 में क्या फर्क पड़ता है, इतना तो चलेगा ही। तूने भी तो G10 लिया है, यस सर। ले लेता 9.8। सर बोलूं? यस यस परिश्री। The first one is 11th Physics morning batch. The second is Physics 11th Cluster 5 MWF. And the third one is Physics 11th Vastrapur. अब आप तो मॉर्निंग बैच में आते परिश्री, इवनिंग में कहीं भी नहीं आते, है ना? हाँ सर। सो क्लस्टर 5 आप, क्योंकि क्लस्टर 5 इवनिंग के लिए टेस्ट के लिए बना था कि वो स्टूडेंट इवनिंग वाले क्लस्टर 5 में टेस्ट देते, पर आपके टेस्ट पेपर तो आपके मॉर्निंग बैच में आ जाते हैं। हाँ। तो आप क्लस्टर 5 को लीव कर सकते हैं। ओके, और सर होमवर्क्स? होमवर्क आपको अपना वस्त्रापुर जो 11th वस्त्रापुर लिखा हुआ है उसमें ही सबमिट करना है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सर द सेम प्रॉब्लम हैपेंड विद मी। मैं मॉर्निंग बैच में सबमिट करती हूँ तो मुझे उनका कॉल आया। ये सिर्फ टेस्ट के लिए बनाया हुआ है हमने कि आपको जब टेस्ट पेपर मिला करेंगे तब ये मॉर्निंग बैच वाले में मिलेंगे, और उसमें हम कोई इंफॉर्मेशन कोई डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। बाकी आप जो नॉर्मल बैच में एडेड है वो वस्त्रापुर वाले में वही वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वही रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, हमारे जूम क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, सब कुछ वही मिलेगा। तो होमवर्क भी वही सबमिट करना है आप लोगों को। नाउ इट्स क्लियर? ओके। सिर्फ 2 क्लासरूम होने चाहिए फिजिक्स के आपके, एक जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, रिकॉर्डेड सेशन, आंसर, आइडियल आंसर्स, वो जो नोट्स के सोल्यूशन है वो सब उसमें मिला करेंगे, और एक जिसमें सिर्फ टेस्ट आया करेगा मॉर्निंग बैच वाला। सोचिए हमारे पास ऐसे 3 नहीं 30 है। नाइन डन। मैंने बताया था जब एंगल निकालना होता था, एंगल के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। मैं इजी बना सकता हूं 9 को, मुझे क्योंकि पहले से पता है कि क्या करना होता है। मैंने एक गलती की थी, आप मत करिएगा। v स्क्वायर वेलोसिटी दी है 14√3, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और √3 का स्क्वायर 3, तो v स्क्वायर r। रेडियस आपको दिया है 20√3, और g को 10 मत लेना, 9.8 लेना। उससे क्या होगा? 20 इंटू 9.8 इज 196, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ, और 3/√3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 आ जाएगा। और √3 tan की टेबल में होता है tan 60 पर, तो tan गॉट्स कैंसिल आउट, थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। बोलिए फेरिन। ओके, क्लियर है सभी को? कोई डाउट? नो। सो 8 डन, 9 डन, 10 भी आप कर सकते हैं, लेवल ड्रॉ डी है वापस से, सेम फॉर्मूला म्यू एस आर जी। सब समझ रहे हो ना? लेवल ड्रॉ का मतलब क्या है?
जिन रोड्स पे आप डे टू डे लाइफ में अभी नॉर्मली टर्न ले रहे होते हो, दे ऑल आर लेवल्ड। बट जो हाईवेज होते हैं, जैसे किसी ने कोई भोपाल के आसपास रहता हो या गया हो, जैसे दो हाईवे हमारे मेन, एसजी हाईवे और एसपी रिंग रोड। तो एसपी रिंग रोड पर आप जब ख्याति सर्कल आता है साइंस सिटी जाते वक्त, वहां पर एक फ्लाईओवर, एक ऐसा ब्रिज बना हुआ है, वो बहुत बैंग्ड है। मतलब आप लिटरली फील करोगे बाइक या कार में जाते वक्त पूरा बेंड हो जाओगे आप उस पे जाते वक्त। तो ये गलती से नहीं होता है, जान करके बनाया जाता है, सो दैट टर्न लेते वक्त आपकी स्पीड भी बड़ी ज्यादा भी रहे और आप स्किड भी ना करें। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई सर्कुलर रोड्स आर बैंक्ड, बहुत जनरली, और उसका आंसर देना आना चाहिए। बट एक बार वीडियो देखो, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स हो तो मैं लूंगा। अभी इसके बाद चैप्टर 6 भी हमें स्टार्ट करना है। 6 भी हमारे पास 2 ही लेक्चर है आज तो। सर यस, आपने क्या लिखा है? 1.96 इंटू 3/20√3 इंटू 9.8 है ना? 196 into 3 ओके v सर, बस ओके ओके। v स्क्वायर है ना। 30 तक के स्क्वायर्स, 10 तक के क्यूब्स याद करके रखे ना, बहुत काम आएंगे। ये बेसिक्स है। 30 तक के स्क्वायर्स आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, और क्यूब 10 तक के याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, जिसका 10 हो जाता है वो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 करेगा पहले। सेम फॉर्मूला 13 एंड 14, सेम फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। सर मेरा 10 का आंसर 10.8 आ रहा है। मैंने चलेगा जी चलेगा चलेगा चलेगा। सर आंसर में राउंडिंग ऑफ कहाँ तक चलता है सर? -2 +2 और कितने तक? अच्छा, प्लस माइनस 1 आता है तो चलता है। मतलब आंसर 10 है और आपके 11 के आसपास भी आ रहा है, या 9 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है, तो टीचर समझ जाता है कि ऑब्वियसली सीबीएसई स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है। तो फिर अगर आपको अपनी प्रोसेस फास्ट करनी है कैलकुलेशन की, तो टीचर समझता है कि उसको थोड़ा राउंडिंग ऑफ करना पड़ा होगा। तो अगर आपके आंसर के +-1 के नजदीक होता है तो वो नंबर दे दिया जाता है आपको। तो सर बहुत 1050 की वैल्यू 0.27 आएगी ना? यस, पर उसको 0.27 मत बोलना, 0.27 बोलना। लोअर स्टैंडर्ड में सिखाया जाता था। पॉइंट के बाद हम 27 नहीं बोल सकते। मुझे तो लाफे पड़े थे मेरी टीचर से इस चीज के लिए, इसलिए याद रहता है। वो सिस्टम अच्छा होता था, ये तो फालतू में हटा दिया कि स्टूडेंट्स को मार नहीं सकते आप। जब पढ़ती थी स्केल ना, सब याद आ जाता था। सर बोल हर्ष। सर 10.95 आ रहा है, तो अरे अरे, राउंड ऑफ होके 11 चलता है। चल जाएगा हर्ष, चल जाएगा। हाथ जोड़ रहा हूं तेरे। ओके। 10 इतना चल जाता है। अभी सब क्वेश्चन में इतना राउंडिंग ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। जिस वक्त आंसर 11 हो और तू 7 ला रहा हो, तब अपने बात करेंगे। सर हाँ याना, बोल दे 7 लाइए तुम। नहीं फिर से क्वेश्चन रिपीट करो ना, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। थैंक यू सर।
अच्छा पेपर स्कूल में बनाया जाए तो 5.5 का बैंकिंग वाला डेरिवेशन होता ही होता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिश्री तूने थोड़ी देर पहले बोला, स्टार्टिंग में बोला था सर आफ्टर सम टाइम, पर वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुआ है। सिद्धार्थ का ऑन होके ऑफ हो गया है। रुद्र, तनिषा, आप तो एक ही घर में रहते हो, तो कभी नेटवर्क का ऐसा इशू हो तो आप ऐसे साथ में भी बैठ ही सकते हो, अगर कोई इशू नहीं है उसका तो। ये रुद्र नाम को नहीं पसंद सर। अच्छा रुद्र को नहीं पसंद, कोई बात नहीं, फिर तो अलग बैठो। लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए बीच क्लास में हमें। हम सब पढ़ रहे हो और आप दोनों उधर लड़ रहे हो। तो पहली बात तो हमारे पास वाईफाई राउटर है, इसलिए नेट इशू का प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, लोगों के पास तो रुद्र वाईफाई होने के बाद भी, सर आज तो वाईफाई डाउन है सर, सर आज तो वो लो फील कर रहा है। हम करते हैं वो ठीक है, वाईफाई भी सर लो फील करता है। बोल धीर। क्वेश्चन 13 में म्यूएस क्या लेंगे? जरूरत है म्यूएस लेने की? फॉर्मूला में तो मुझे लगा है। थीटा का फॉर्मूला लगाना है ना तुझे, तो रेडियस निकालना है। हाँ सर वो इजी पर, ठीक है सर। जब हाँ एंगल जब दिया हो ना, तब याद रख लेना यही फॉर्मूला लगेगा। ओके सर। अब tan 15 का वैल्यू होता है 0.27। बहुत सारे आगे भी तीन, चैप्टर 4 और चैप्टर नंबर 5 के आगे वाली जगह पर भी tan 15 तीन एक न्यूमेरिकल में आ चुका है। अब आपको याद ही हो जाना चाहिए 0.27 इज tan 15 का फॉर्म वैल्यू। अदरवाइज tan a माइनस बी से निकालना पड़ता है। आदित्य, अपनी अभी बात हुई थी, तूने आज ही फिर से गैम्बल कर दिया, वीडियो ना देख के आया। कल पीटीएम हुई अपनी और आज ही नहीं करके आया तू। अगले टेस्ट में जरा मुझे स्कोर चाहिए जितनी अपनी बात हुई थी। 13-14 हो जाए मुझे प्लीज बताइए, तो मैं बाकी के क्वेश्चन कर पाऊंगा आपको। सर 10 15 2 माइनस रूट 3 ले। 10 15 2 माइनस रूट 3 0.27। ओके सर बोलो 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 बोलो। सर मेरा 13 का आंसर नहीं आ रहा। हमको मीटर पर सेकंड में करना है वेलोसिटी को। करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। तो सर मैंने किया, पर सर इसमें आंसर किलोमीटर में दिया है नोट्स में। तो तू तेरा आंसर मीटर में आ जाएगा, 3 0 लगा दे पीछे। इसमें क्या टेंशन लेने का? ऑब्वियस है, तू अगर ऐसा ही में ले रहा है तो आंसर भी तो ऐसा ही नहीं आएगा। सर मेरा आंसर 14,814 समथिंग पॉइंट समथिंग आ रहा है। 14,814 पॉइंट समथिंग चलेगा, वो 15,000 के नजदीक नहीं है। नहीं है सर, दूर है। कितना दूर है? 0.200। तेरा आंसर बता क्या है? 14,814.81। 814.81। यार एक है 15,000 मीटर, और 15,000 मीटर में अगर तेरा कुछ ये 150 मीटर का डिफरेंस भी आ रहा है, तो 150 ज्यादा बड़ा है कि 15,000 ज्यादा बड़ा है? वैल्यू के सामने देखा जाता ना अप्रोक्सीमेशन। तो यस सर। ऐसे समझ कि तुझे मुझे 15,000 रुपए देने हैं,
अब तो 15,000 ना देके मुझे 14,800 रुपए देगा तो 200 के लिए मैं जान नहीं लूंगा, तो ओके चला सर। लूंगा। ओके सर। हाँ। और आप सभी को पता है कि अगर आपको थ्योरी टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, देखो एमसीक्यू में टिक मार्क करना होता है, चल जाता है, पर एमसीक्यू इतने नहीं आएंगे एग्जाम में फाइनल, वो तो ऑनलाइन है, इसलिए स्कूल में अभी एमसीक्यू ज्यादा ले रहे हैं आपसे। पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप डेरिवेशंस को लिख लिख के नहीं देखोगे, मैं श्योरिटी दे रहा हूं आप प्रॉब्लम में पढ़ने वाले हो फ्यूचर में। डेरिवेशंस को लिख लिख के देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरी को लिख लिख के देखना, और जो होमवर्क आप कर रहे हो वो मुझे या किसी और टीचर को प्लीज करने के लिए मत करो कि मैंने बस कर दिया, आपको पता होना चाहिए मेरा होमवर्क कंप्लीट है। अगर आपको उस होमवर्क में कुछ आता नहीं है या क्वेश्चन ही नहीं पता, ऐसा होमवर्क हमारे लिए यूजलेस है और आपका टाइम का कोई वर्थ नहीं निकलने वाला है। तो होमवर्क सिर्फ दिखाने के लिए मत करो। जब कर रहे हो तो ये सोच के करो कि अब अगर एक सेशन में मैंने कंप्लीट किया है तो उस एक सेशन के एक एक क्वेश्चन मुझे फ्यूचर में आने चाहिए, मुझसे कोई भी पूछ ले तो, तब उस होमवर्क का वर्थ निकलेगा। अदरवाइज तो आपका भी टाइम का वेस्ट है। आपके पास ऑलरेडी टाइम की कमी और आप सिर्फ होमवर्क में दिखाने के लिए टाइम बिगाड़ रहे हो, फंस जाओगे। कोई टीचर आपसे इसलिए होमवर्क नहीं मांग रहा है कि आपको नोट्स बस कॉपी भरवानी है, इसलिए मांग रहा है कि होमवर्क करते वक्त अगर आपने उस पर ध्यान दिया, एक एक क्वेश्चन समझ के कर दिया, तो इनिशियली होमवर्क करने में टाइम लगेगा, बट एक बार हो जाने के बाद जब अगली बार टेस्ट के लिए पढ़ने बैठोगे ना, बहुत इजी फील करोगे। और करके देख लो, टेस्ट आ जाए, जिस होमवर्क को अच्छे से करके रखोगे उसके टेस्ट में देखो आपको कितना कम पढ़ना पड़ेगा, अपने आप पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। डन। यस सर। चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 इजी है, 12 पहले आप कर सकते हो। 12 में दो पार्ट है। एक पार्ट में बोला है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड निकालो, और एक पार्ट में बोल रखा है ऑप्टिमम स्पीड निकालो। क्या दोनों के फॉर्मूले दे दिए मैंने? परमिसिबल स्पीड का फॉर्मूला ये बड़ा है, ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला ये छोटा है। तो फॉर्मूला लिख के रख लो, कैलकुलेशन आप घर पे खुद से करते रहना, उसका टाइम वेस्ट क्लास में नहीं करवाता मैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ऑप्टिमम स्पीड एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड दो निकालनी है। एक के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दिस इज मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, और ये है ऑप्टिमम स्पीड। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 बचता है एंड 15 बचता है। एम आई राइट? हटा लू ये पेज में? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। परिश्री, रीड क्वेश्चन नंबर 11। सर परिश्री तो हमको बना के चले गई, बुद्धू। बोलो हर्ष। सर मेरा 14 का आंसर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा बता? इधर तक सॉल्व हुआ कि थीटा tan इनवर्स होगा और जीरो अंदर जीरो आया ब्रैकेट। अब जीरो थोड़ी ना आएगा, 1 आएगा। हाँ 1 आ गया सर, आ गया। थोड़ी मिस्टेक कर दी, कट करके वो मैंने मुझे जीरो पता लिख है। दिया। हाँ वो मुझे पता है। परिश्री,
Yes, sir. परिश्री बता कहाँ चले गई थी? Sir, मैं इधर ही थी. मैंने अभी परिश्री को बोला रीड क्वेश्चन नंबर 11. अब परिश्री में कैसे मानू इधर ही थी? तूने वीडियो तो ऑन किया नहीं है. याना से सीख. याना को जाना भी होता है तो वो उठ के वीडियो ऑन में ही जाती है कि पता देती मैं हूं नहीं अभी 2 मिनट यहाँ पर. और उसके लिए मैं याना को कुछ बोलता थोड़ी ना हूँ. ठीक है, थोड़ा बहुत इश्यू है, पर वीडियो ऑन रखने में थोड़ी सी क्या ऑथेंटिसिटी आती कि नहीं यार बंदा वही है. कोई बात नहीं, थोड़ा तो हम भी चला लेते. घर में है, कोई इधर से आवाज लगाएगा, कोई उधर से लगा सकता है. सो परिश्री रीड क्वेश्चन नंबर 11. सर DPS वाला. हाँ, अब 11th है तो 11th ज्यादा अच्छा. मैंने तुझे लैंडमार्क बताया कि डीपीएस. A stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string is whirled around in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolutions per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 Newton? परिश्री इतनी जल्दी पढ़ेगी एग्जाम में तो तुझे समझ क्या आएगा? पढ़ना ऐसे है कि समझ साथ में समझ भी ले. हम वापस से पढ़ एक बार प्लस स्लोली. A stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolutions per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 Newton? अब बता क्या समझ आया? पहले गिवन डेटा लिखवा दे. The mass of the stone is 0.25 kg. रिटर्न. The circle of the radius is 1.5 meter. ओके Speed is 40 revolutions per minute. ओके. ये कौन सी स्पीड दी है परिश्री? The speed with which it is whirled around the string. वो ठीक है. इस स्पीड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कोई तो लेटर दिया होगा हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. रिवोल्यूशन पर मिनट, रेडियन पर सेकंड. कौन सी स्पीड होती थी वो? परिश्री चैप्टर 4 की चीज पूछ रहा हूं मैं यहाँ पर. तनिषा Yes, sir. तनिषा ये जो स्पीड दी है इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सर ये एंगुलर स्पीड है. परफेक्ट, एंगुलर स्पीड है. वेरी गुड. पर इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ रखा होगा हमने? सर अच्छा F. अच्छा, इस पेज पर से देख के बता दे. कहीं पर देखो ऐसा दिखता है क्या? लिखा है स्टार्टिंग में ही, मैंने फॉर्मूले में समझाया है. सर F. एफ तो फोर्स होता है, स्पीड थोड़ी होती है. हाँ. सोच सोच सोच, यही पेज पर ही है. हाँ सिद्धार्थ. सर कुछ नहीं, वो भूल से आंसर देने वाला था. हाँ सर अरे आंसर दे रहा है तो दे देना यार. ओमेगा सर. हाँ ओमेगा यार. चैप्टर नंबर 4 से पढ़ रहे. ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, वी इज लीनियर स्पीड. वी का ऐसा यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड और ओमेगा का ऐसा यूनिट होता था रेडियंस पर सेकेंड. ऐसा नहीं पढ़ा था हमने? हाँ, मुझे तो याद है पढ़ा था हमने. वही मैंने पूछा आपसे. अब सोचिए ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको वो नहीं पता लगेगा कि ये दिया क्या है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. तो पॉइंट यहाँ पर न्यूमेरिकल्स का नहीं कि न्यूमेरिकल स्टफ है. पॉइंट ये कि हमने चीजें पढ़ी ढंग से नहीं है थ्योरी की, या हम रिवाइज नहीं कर रहे ढंग से. अभी भी हम 11th को कैजुअल ले रहे हैं. किसी ने हमें बोल दिया है कि 11th में कौन पढ़ता है, 12th में पढ़ेंगे. बट
11th में नहीं पढ़ा तो उससे पूछियो अब उसको 11th 12th में क्या प्रॉब्लम फील हो रही है। रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करे इसे, ऐसा यूनिट रिवॉल्यूशन पर मिनट तो नहीं है। रिवॉल्यूशंस को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड। तो अब ये बन जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड। which is 4 pi by 3. अब बताइए व्हाट इज द टेंशन इन दी स्ट्रिंग। अब लॉजिक देखिए, यहां पर उन्होंने एक स्ट्रिंग से बांध दिया है पत्थर, उसको घुमाया जा रहा है जो आप बचपन में घुमाते थे ऐसे वर्टिकल सर्कल में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जब आप इसको घुमाते हो तो ये बाहर की तरफ जाना चाहता है पर जा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ टेंशन लगता है जो उसको बाहर की तरफ जाने नहीं देता, मतलब बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। अगर बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है तो ये स्ट्रिंग में अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन। आगे वाले सेशंस में हमने पढ़ा है टेंशन क्या होता है, स्ट्रिंग में लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स। अगर आप स्ट्रिंग को खींचोगे तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और इन केस ऑफ स्ट्रिंग वो रीस्टोरिंग फोर्स होता था टेंशन। याद है क्या ऐसा? स्टार्टिंग में मैंने बोला था दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा हो तो उसको एक फोर्स चाहिए ही होता है और वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके दो फॉर्मूले थे mv²/r या m⍵²r। तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा है और कौन लग रहा है? टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो इन दोनों फोर्सेस को आप इक्वेट कर सकते हो। अब आपको बोला है व्हाट इज द टेंशन इन दी स्ट्रिंग, तो आपके पास m है, आपके पास ओमेगा है, आपके पास r है, तीनों का वैल्यू पुट करके टेंशन निकाल लेने का। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगता है, बट और कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है? टेंशन वाला फोर्स, तो वो भी सेंटर की तरफ लग रहा है। दोनों को इक्वेट कर दिया, वहां से टेंशन लेके आ जाएंगे। लेके आओ। अरे याना तो सही में बुरा मान के चले गई। सर यस सर ये फिगर थोड़ी क्लियर नहीं हो रही। कभी किसी स्ट्रिंग से पत्थर बांध के घुमाया है? यस सर। ये वही घुमा रहा है, बीच में पकड़ लिया है और इस तरीके से गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा होता है, वर्टिकल प्लेन ऐसा होता। अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे तो वो ऐसा होगा। अब जब वो ऐसे घुमा रहे हैं तो ये पत्थर बाहर की तरफ जाना चाहता है इस सर्कुलर पाथ से, पर जा नहीं पा रहा है। यस बट सर। स्ट्रिंग को बाहर की तरफ खींचता तो है ना, स्ट्रेच तो कर रहा होता है। यस सर। तो अंदर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन। टेंशन। और इसमें Vmax फाइंड करना है ना सर, एक तो टेंशन और Vmax। Vmax का बोला है अभी, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड पूछा है ना सर। वो तो सेकंड पार्ट का है, वो तो बात की बात, अभी तो फर्स्ट पार्ट है। हाँ तो मैं उसकी बात कर रहा था। सेकंड पार्ट का अभी हाल थोड़ा डेटा चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया सबका। सेकंड पार्ट में बोला है कि ये जो स्ट्रिंग है ना वो कितना मैक्सिमम टेंशन बेयर कर सकती है? 200 न्यूटन। अगर टेंशन का वैल्यू उससे ज्यादा हुआ ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। समझ रहे हो ना? थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो? जब यहाँ पे टेंशन लग रहा है बट जैसे जैसे
स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू मैक्सिमम औकात दे दी है स्ट्रिंग की, कितनी है 200 न्यूटन। इससे ज्यादा टेंशन लगा स्ट्रिंग टूट जाएगी, पत्थर कहीं और चला जाएगा। तो बताओ उस 200 न्यूटन के टेंशन के करस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी होगी उसकी घूमने की। तो वापस से फॉर्मूला तो यही लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन। अब स्पीड पूछा था, एंगुलर स्पीड नहीं, तो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला यूज ना करके दूसरा वाला यूज किया, mv²/r। दो फॉर्मूले बताए थे ना आप, mv²/r, m⍵²r, एक ही बात है। इसमें सिर्फ एंगुलर स्पीड आता है, इसमें लीनियर स्पीड आता है। तो अब सेम सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले को टेंशन से इक्वेट किया, बट टेंशन का वैल्यू कितना दिया 200, मास कितना दिया 0.25, रेडियस कितना दिया 1.5। बताओ स्पीड कितनी होगी इस टेंशन के करस्पॉन्डिंग। हर्ष गुजरात बोर्ड में ना? यस सर। ओके। बोलिए रुद्र। स्पीड 34.6 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। आ गई ना? ठीक है, गुड गुड। सर आज आंसर नहीं आ रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वो सब राउंडिंग ऑफ करके दिए इस सेशन में। 34.6 लिखना अच्छा नहीं लगता, पर 35 अच्छा लगता है। बच्चे को उम्मीद होती कुछ तो हम लाएंगे, तो ठीक है, पर इतना सर, चल। ऊपर हमारा 6.5 आंसर आया, तो 6.6 ज्यादा अच्छा नहीं है? यार हम, मेरी गलती नहीं है उसमें, ऐसा उन्होंने दे दिया है पहले से है, हम चला लेंगे। हम यहाँ पे आंसर मैं कभी भी न्यूमेरिकल करवाते वक्त आपसे ये नहीं बोलता आंसर लेके आ जाओ। कंसेप्ट समझो कि फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो क्या कर पाओगे, क्योंकि आंसर तो क्या है फॉर्मूले में पुट करके ले ही आओगे, बट फ्यूचर में अगेन कभी किसी स्ट्रिंग से किसी को बांध के घुमा रहे हो तो आपको ये कंसेप्ट याद आना चाहिए कि जब ये पत्थर को ऐसे पेबल को गोल गोल घुमाया जाता है तो वो बाहर की तरफ जाना चाहता है, मतलब स्ट्रिंग को बाहर की तरफ स्ट्रेच करता है, तो अंदर की तरफ हमेशा टेंशन लगता है। ये चीज याद रखने वाली है इसमें। और हमेशा जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा होता है तो उसको एक फोर्स चाहिए ही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कंसेप्ट क्या कहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा लगती सेंटर की तरफ है, तो हमेशा उसको उस फोर्स से इक्वेट कर दो जो टेंशन सेंटर की तरफ लग रही है। इन दिस केस वो फोर्स टेंशन था, इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया, पर हर केस में अलग अलग होगा। जैसे कि आपको वीडियो देखोगे तो सिद्धनाथ सर ने बताया होगा, जब प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं तो उनको उस वक्त भी सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है प्लैनेट्स को। अब कौन देगा, तो उस वक्त प्लैनेट्स और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होता है, तो उस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r² से इक्वेट कर देते हैं। ये आपको चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन में आने वाला है। मतलब आपका एक कंसेप्ट यहां से बन जाना चाहिए, centripetal force is the necessary force required by any object to move in a circular path। centripetal force एक necessary force है, एक ऐसी फोर्स जिसके बिना कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में नहीं मूव कर सकता। अब साला इतना ही इंपॉर्टेंट फोर्स है तो किसी को तो देना पड़ेगा, तो अलग अलग केस में ये फोर्स अलग अलग क्वांटिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सन के अराउंड जब प्लैनेट घूमते हैं तो प्लैनेट्स को वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। जब मून अर्थ के अराउंड घूम रहा होता है तो मून को वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड अर्थ। जब स्ट्रिंग गोल घूम रही होती है तो वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। और जब हम गाड़ी सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे होते हैं तो गाड़ी को वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स के बदले फोर्स ही आएगा हमेशा, ये याद रखना। इक्वेट कर रहे हो आप दोनों क्वांटिटी को, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है फोर्स के बदले फोर्स ही आ सकता है।
बट आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है उस पर्टिकुलर केस में कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। अभी जो मैंने लेवल रोड में बताया उसमें सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होता था, फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स को डेरिवेशन में फ्रिक्शन से इक्वेट कर दिया जाता है जब आप डेरिवेशन देखो। ये कंसेप्ट हर किसी को पता नहीं होता है और वो याद रखता भी नहीं, फिर वो रट्टा मारता है। सर बोल दे। सर ये क्वेश्चन में हमने mv² अप्लाई किया है, तो हमको ऐसा पता कैसे चलेगा कि ये लीनियर वेलोसिटी है? अबे वी है ना, वी क्वेश्चन में उन्होंने बोला अरे यस सर, पर ये हमने अप्लाई क्यों किया ऐसा? मैक्सिमम स्पीड निकालो। अगर वो बोलते मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालो तो मैं वापस से इसको इक्वेट कर देता। ओके ओके सर। लास्ट क्वेश्चन 15 विच इज बिट कॉम्प्लेक्स। थोड़ा समझना आपके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा। A train has to negotiate a curve of 4 ohm. By how much should the outer rail be raised with respect to the inner rail for a speed of 48 km/h? The distance between the rails is 1 meter. सबसे पहले तो बात की है पटरियों की, रेल्स। जो रेल से ना समझे वो समझ जाना, ट्रेन की पटरियों की बात हो रही है, जो ऐसी होती है, या बीच में ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं। बट वो हमारे हॉट व्हील्स के गेम आते हैं ना, जिसमें ट्रेन वेन चल रही होती है, मस्त ब्रिज ब्रिज बने होते हैं, उस टाइप का सिचुएशन है कि यहां पर ये जो रेल्स है वो एक सर्कुलर ट्रैक में है। दोनों रेल्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 1 मीटर। तो अगर ये पूरा सर्कल बनेगा तो ये हो गई इनर एज, ये हो गई आउटर एज। इतना समझ में आया? ऐसा सर्कल बन रहा है, ट्रेन चलेगी छुक 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 छुक, वो टॉम एंड जेरी में जेरी को लिटा दिया जाएगा, फिर वो याद है वो एपिसोड, यार ठीक है यार, कॉमन एपिसोड था। टॉम जेरी को मारने का ट्राई करता है, बीच में एक बड़ा सा वो बॉल आके गिर जाता है, ट्रेन चल जाती है जमीन में। नहीं नहीं बता, ठीक है यार, मैंने देखा है। ठीक है, सो अब इस फिगर को इधर बना रहा हूं मैं। अब ये आपको मैंने टॉप व्यू दिखाया, अब ये फ्रंट व्यू है। सामने से ये रेल से दोनों और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। यहाँ पे ये रेडियस जिस सर्कुलर ट्रैक में ही घूम रहे हैं वो रेडियस भी दिया हुआ है कर्व का। अब आपको बोला है, उन्होंने आउटर एज को रेस करा है, मतलब ये वाला उठा के यहां पे लिया है, ऐसा कुछ था। ये रेल थी, इसको उठा दिया। अब ये आपको ऊपर से दिख रहा है टॉप व्यू, पर अगर मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाता तो ये रेल थी, इसको उन्होंने, अरे यार कैमरा इधर है, किधर है, इधर है, ऐसा उठा दिया। देखो जो पहले ऐसा था, आउटर एज को उठाने के बाद कैसा हो गया? ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब बैंकिंग कर दी। बता दो, ये पता लगा तुम्हें? तो कितने हाइट से उठाया? h हाइट से। पूछा क्या है? मैं वापस से अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसको वापस से इमेजिन करना। अ ट्रेन हैज टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर, मतलब ये रेडियस, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना दिया है? 400 मीटर। बाय हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेस्ड, मतलब हाइट निकालने को बोला है आपको, विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल फॉर अ स्पीड ऑफ, जो ट्रेन यहां पे घूम रही है गोल गोल, उस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल, ये रेल का डिस्टेंस ये चेंज नहीं होने वाला, वो 1 मीटर ही रहेगा।
बताओ एच क्या होगा। अब थीटा का फॉर्मूला आज अपने पढ़ा tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी, यहां से थीटा निकाला जा सकता है। एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा, और इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा का फॉर्मूला लगाता, इसको भी tan थीटा बना लो, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, और इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा? एच परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस h बाय 1, तो ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू h बाय 1। h निकालना है, v भी है, r भी है, g भी है। सर हम्म इसमें पूछा है बाय हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज, तो हम ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इसमें थीटा नहीं फाइंड करना है सर, कितने No, एंगल से रेज थीटा करना तो है। दे रखा है। बाय हाउ मच जब ऐसा पूछा हो तो हाइट बोला होता है। तो सर इसके पहले क्वेश्चन में अभी ऐसा भी था ना, बाय हाउ मच ऐसा कुछ ही था, तो हमने थीटा फाइंड किया था उसमें। बता, दोनों क्वेश्चन में डिपेंड भी तो कर रहे हैं। अगर वो रेस कर रहे हैं तो उस वक्त वो थीटा के इंफॉर्मेशन तो उनके पास ऑलरेडी है। और कौन से क्वेश्चन की तू बात कर रहा है, मैं उसके रिस्पेक्ट में बता देता हूँ। सर यस जाना, 2/45 मीटर। आ जाएगा उसके हिसाब से। हाँ हाँ सर, आ गया 0.04। तो यहाँ आपका सेशन नंबर 5.5 और चैप्टर नंबर 5 होता है खत्म। अब हमें बेसिक आइडिया लेना है चैप्टर नंबर 6 का। तो वी हैव 15 मिनट्स 14 मिनट्स लेफ्ट, सो वहां पे हम चैप्टर 6 का बेसिक आइडिया ले सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट क्लास में 6.1 कंप्लीट कर देंगे। सर इसमें वी स्क्वायर बाई आर जी, तो उसमें आर की वैल्यू क्या होगी? 1 ना सर? रेडियस 400 मीटर कर्व दिया है ना, नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर। तो सर ये डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1 मीटर, तो वो Yes. क्या, तो वो क्या होगा सर? एक इंफॉर्मेशन दी है इस फॉर्मूले के लिए, एक इंफॉर्मेशन Okay, दी है sir. जो ट्रायंगल बन रहा है उसके लिए। दोनों से tan थीटा मिलेगा तो तू h निकाल पाएगा इक्वेट करके। यस सर। और जब थीटा एंगल की बात होगी तो वो बोलेंगे बाय हाउ मच अमाउंट एंगल, बाय हाउ मच एंगल, बाय हाउ मच इंक्लिनेशन, ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा। चलिए, सो ये डन, पेज हटा लू ये मैं। सर मैं इसकी, मुझे पता चल गया, मैं आपको क्वेश्चन 14 था सर, मैं जिसकी बात कर रहा था ना, हाउ फार फ्रॉम द वर्टिकल शुड ही लीन टू कीप हिज बैलेंस। तो वहां पे हाइट की बात थोड़ी ना, वहां तो वर्टिकल उन्होंने क्लियरली बोला है, हाउ फार फ्रॉम दी वर्टिकल मस्ट ही लीन। ही लीन मतलब बेंड होना, कितना बेंड होना पड़ेगा। तो वहां पर हाइट का केस नहीं आएगा, वहां एंगल ही आएगा, क्योंकि हाइट जैसा कुछ होता नहीं है वहां पर। ओके। चैप्टर नंबर 6 का आपका नाम है वर्क एनर्जी पावर, जो आप 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो एक बेसिक लेवल पर। वर्क पावर एनर्जी जैसा कुछ चैप्टर वहां पर भी आया था आपको।
इन्हीं 3 चीजों को डिटेल में पढ़ना होता है इसमें। तीनों के बारे में बेसिक चीजें आप जानते हो, बट आप सभी ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है। बोलिए याना। सर मुझे 2 डाउट थे। बोलो याना। एक तो ये 6 चैप्टर की नोट्स नहीं है हमारे पास। अब नोट्स आपके गूगल क्लासरूम पे है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडरी आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच पर भी अवेलेबल है। सो आप जिस तरीके से चैप्टर 1 to 5 के नोट्स हार्ड कॉपी लेके आए थे, वैसे ही उमा शंकर सर को जाने के पहले कॉल कीजिए, वो आपका अरेंज करवा देंगे वहां पे। नोट्स अवेलेबल है ब्रांच पर। 6 to 15 चैप्टर देखकर भी मजा आएगा, इतना मोटा है। सर ऐसा नहीं बोलते। और दूसरा डाउट सर, ये 5th चैप्टर के लास्ट में असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करें? आपको करने चाहिए। जब ये असाइनमेंट शीट का लॉजिक क्या है कि जब आपका पूरा सेशन के होमवर्क शीट, हर सेशन की होमवर्क शीट में आपको आ जाता है कॉन्फिडेंस कि फ्यूचर में अगर इन शीट्स में से एक भी क्वेश्चन मुझे पूछा गया, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए वहां पर। अगर आपको इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है होमवर्क शीट के थ्रू, तो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है असाइनमेंट शीट्स। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सैटरडेज को क्लासेस रखना स्टार्ट किया। आपको पता है इस सैटरडे को आपका एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास रखा गया था मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट्स में, जहां पर चैप्टर 3 की असाइनमेंट शीट सॉल्व करवाई थी पूरी। सिमिलरली नेक्स्ट वीक आपका कोई और सब्जेक्ट का होगा, उससे नेक्स्ट वीक कोई और सब्जेक्ट का होगा, फिर वापस से फिजिक्स का आ जाएगा। मतलब 3 वीक के अंदर ये साइकिल रिपीट होगी। उसमें फिर चैप्टर 4 की असाइनमेंट शीट आएगी, चैप्टर 5 की असाइनमेंट शीट आएगी। तो और इन असाइनमेंट शीट्स के पीडीएफ आपको पहले से ग्रुप में अपलोड हो जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो आपको वो देखना रहेगा और उसके डाउट सैटरडे की क्लास में आगे पूछने रहेंगे। ठीक है सर? यस सर, ये जो सैटरडे 2 ऑप्शन दिए ना टाइम स्लॉट के, तो सर ये दूसरा कोई भी दूसरा टाइमिंग ऑप्शन होगा वो दूसरे दिन नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा JEE 1:30 to 6 होता है, फिर शाम को वापिस JEE का 7 to 8 होता है। बहुत लेक्चर है सर। मैं तो मॉर्निंग में रखा है ना 10 to 11:30। हाँ सर, पर टोटल ड्यूरेशन तो ज्यादा हो जाएगी ना, इसलिए मैं बोल रहा था दूसरा स्लॉट कोई। करना पड़ता है हर्ष, क्या करे। मैं कोई भी टाइम निकालूंगा ना, कोई भी टाइम किसी ना किसी को क्लैश होने वाला है। तेरा तो टाइम ड्यूरेशन की बात करा, हमारी भी लगी पड़ी रहती है सुबह से लेकर रात तक। अब क्या करे यार, टाइम ऐसे ही। इसलिए हमने 2 स्लॉट दिए। जिसको शाम का सूट नहीं हो रहा है उसको मॉर्निंग में आ जाओ, और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसलिए उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं हम कि भाई दोनों में से ना हो तो रिकॉर्डेड देख लो। टाइम का तो कंसर्न रहने ही वाला है, आपको भी रहेगा, हमें भी रहेगा, बिकॉज टाइम हमारे पास लिमिटेड है, उसमें ही हमको सब अटेंड करना है। अब आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। अगर आपके पास 3 काम है करने के लिए, तो सबसे पहला खत्म किसको करना जरूरी है। अगर लाइफ में आपने ये प्रायोरिटाइज करना सीख लिया, आपको बहुत जगह हेल्प होने वाली है। आप हर जगह पर एक मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, नहीं कर पाओगे। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा मुझे पहले क्या करना है, कौन सी चीज मेरे लिए पहले इंपॉर्टेंट है, आप उस पर प्रेफर कीजिए। फिर जो सेकंड प्रेफरेंस पे आ रही थी उसको बाद में कीजिए। प्रायोरिटाइजेशन तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बहुत बार आपके पास ऐसा होगा कि मुझे करने 4 काम है, कौन सा करूं। प्रायोरिटाइज, क्या मेरे लिए आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खेलना या पढ़ना। अगर पढ़ना है जो कि आना चाहिए तो पहले वो होगा, फिर खेलना होता है। इंस्टाग्राम और एक चैप्टर का 2 सेशन कंप्लीट, तो पहले 2 सेशन कंप्लीट करेंगे, फिर इंस्टाग्राम पे बाकी का काम जो कर सकते हैं वो करेंगे। सो जो होमवर्क आपके नोट्स है आप वस्त्रापुर के, ये मोस्टली सब धीर को छोड़कर, धीर है भी कि धीर चला गया, धीर का तो नेटवर्क ही गायब हो गया, पता भी नहीं लगा चला गया। सो वस्त्रापुर में उमा शंकर सर से एक बार बात कर लीजिएगा, वो आउट ऑफ टाउन है, तो वो आपको बता देंगे नोट्स लेने के लिए आपको किससे बात करनी रहेगी।
बट अवेलेबल है, मैं ब्रांच पे जाता रहता हूँ वस्त्रापुर पे, तो वहां पर आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, बस आपको जाके लेना है। फिर इनको उमाशंकर मुकेश सर से बात करके पता लग जाएगा साइंस सिटी के लिए। तो 6 to 15 के नोट्स लेके आइए, बड़े अच्छे लगेंगे आपको। अब बात आती है वापस से वर्क पावर एनर्जी की। सिर्फ डेफिनेशन ऑफ वर्क मुझे डिस्कस करना है आपके साथ। सो व्हाट इज वर्क याना, क्या होता है वर्क जो हम अभी कर रहे हैं? सर काम ही तो कर रहे हैं, पढ़ाई करवाए जा रहे हैं बस। वर्क वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बताया गया था, सही बात है। 9th स्टैंडर्ड में हमको बताया गया था कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे और उस ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आपको आपका किया हुआ वर्क मिल जाता है। बट यहाँ पर एक कंडीशन होती थी, कोई मुझे उस कंडीशन को बता पाए तो मजा आए। 9th स्टैंडर्ड में आपको धोखे में रखा जाता था, वो धोखा बता दो बस। सर इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। नहीं, वो तो तब भी स्केलर था, आज भी स्केलर ही है, नो धोखा। ये बोला जाता था कि फोर्स said to be done only if there is a change in position of the object. वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट जो पॉइंट मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं वो है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए थे। वहां पर आपको ये बोला जाता था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही जब फोर्स लगे तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो आपको ये याद है, पर ऐसा बोला जाता था। और अपने चैप्टर में अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे वर्क का, तो ये वो वर्क का डेफिनेशन आपको बताएगा कि work is said to be done when a force applied on a body displaces the body through a certain distance in the direction of applied force। ये आपके नोट्स का डेफिनेशन रीड किया है मैंने। जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो वो फोर्स ऑब्जेक्ट को फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस करे अगर x, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे। बट ये बताने का मेरा रीजन क्या है, हर बार फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो पॉसिबल नहीं है। सपोज करो ये मुझे मिल गया कहीं से, बस मैं फोर्स ऐसे लगाता तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता, तो ये आगे जा रहा है। बट अगर मैं फोर्स को एक एंगल पे लगाता तो भी तो ये आगे जा रहा है, तो फिर वर्क कैसे निकालू? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो अब सेम डायरेक्शन में हुए ही नहीं, फोर्स हो गया एक एंगल पर। अगर मैं डायग्राम में बताऊंगा आपको, तो फोर्स हो गया एक एंगल पर, मैं इसको यहां पर आगे रिप्रेजेंट कर देता हूं, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। तो फिर हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं कि अब मैं इसके लिए तो फॉर्मूला था Fs cos थीटा। वो 11th में आके पढ़ा है, पढ़ना है। 12th 9th में नहीं पढ़ा था। नहीं सर, हमें तो आ गया था ये। नहीं आया था यार ना मेरी। सर 10th में आ गया था, मैं बुक दिखाऊं, मैंने कल ही कबाट सा। 10th में वर्क डन आ चुका होगा, 9th में नहीं आया था, मैं ये बोल रहा हूं। क्या मैं अपने लगाए हुए फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकता हूं? अगर मेरा फोर्स एक एंगल पर है तो क्या इस फोर्स के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं? यस। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? कॉस, और बचा हुआ कौन सा होगा? साइन। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है? कॉस। तो फोर्स कितना लग रहा है? एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एक्स। यही होता है हमारा डेफिनेशन कि आपको डिस्प्लेसमेंट से उसी फोर्स को मल्टीप्लाई करना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। पहले फोर्स पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा था तो पूरे फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, बट अभी हाल जब वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लगा तो हमने उसका वो कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में था। तो अगर इसको मैं अच्छे से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स कॉस थीटा। और वी ऑल नो दैट कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी
cos थीटा, आई होप सो कि ये हम जानते हैं, चैप्टर नंबर 4 डॉट प्रोडक्ट में ही हमने पढ़ा था। तो अगर a डॉट बी ए बी cos थीटा होता है तो f x cos थीटा क्या हो जाएगा, f वेक्टर डॉट x वेक्टर, f डॉट x f is cos थीटा, a डॉट b a b cos थीटा। तो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये थीटा डिसाइड करेगा कि वो fx होने वाला है या fx से कम होने वाला है। आपको याद करो, एक एग्जांपल होता था 9th स्टैंडर्ड में कि एक कूली है जो अपने सर पे कुछ लोड लेके आगे जा रहा है, तो उस कूली ने कितना वर्क किया होगा, लोड जो लेकर वो जा रहा है, फोर्स वो लगा रहा है कूली ऊपर की तरफ, जा आगे की तरफ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। तो आंसर सॉल्व एग्जांपल में दे दिया जाता था 0, और रीजन क्या दिया जाता था, यस, रीजन दे दिया जाता था कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब हमेशा वर्क डन 0 आएगा। बट और कुछ नहीं बताया जाता था। क्यों? क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में कभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही नहीं थी। अगर उस वक्त वो आपको कॉस साइन बताते तो आप 11th-12th में पढ़ने की इच्छा ही छोड़ देते। इस वजह से आपको 9th स्टैंडर्ड में बता दिया जाता था कि जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे वर्क डन 0 होगा, अदरवाइज हमेशा वहां पे केस कैसा लिया जाता था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में रख के। बट अब क्योंकि 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, इसलिए अब आपको एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वर्क बताया जा सकता है जिसमें cos थीटा होता है। और क्योंकि थीटा 90 होता था परपेंडिकुलर होने पर, इसलिए cos 90 0 हो जाता है और वर्क डन 0 हो जाता है। आपसे अगर कोई अब ये पूछे डिफाइन वर्क, तो आपका डेफिनेशन क्या आना चाहिए, इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेयर द मैग्नीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज fx cos थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये जो थीटा बनता है वो किसके बीच का एंगल होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। Sir, can you repeat, please? Yes, work done is defined as the dot product of force and displacement. ये आपका डेफिनेशन होता है। बट अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसको वेक्टर से वापस से मैग्नीट्यूड में कैसे कन्वर्ट करोगे, स्केलर में, fx cos थीटा। जैसे ही ये डॉट हटता है वैसे ही क्या आ जाता है, cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल होता था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या है, fx। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वर्क डन कितने टाइप के होते हैं और कुछ थ्योरम्स पढ़नी है। ऑलराइट, सो बाय बाय। बाय सर। सर, यस याना। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तभी भी मुझे ये डाउट था और आज भी मुझे ये डाउट है। अगर हम वर्क करते हैं और सामने वॉल मूव नहीं करती है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हमने वर्क नहीं किया, इधर हम थक जाए, पसीने निकल जाए, पर तो भी वर्क डन 0 क्यों? क्योंकि वर्क डन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। आपने वर्क किया बट आपके वर्क का आउटपुट क्या निकला, वर्क का कुछ तो आउटपुट होना चाहिए। आपने वर्क किया, आपने वॉल को धक्का देने का ट्राई किया पर वॉल तो डिस्प्लेस ही नहीं हुई, तो रिजल्ट क्या निकला, 0। वो वर्क हम देखा जाता है। वर्क हमेशा आउटपुट के लिए होता है कि आपने जो वर्क किया उसका आउटपुट क्या निकला। अगर आउटपुट ही कुछ नहीं है तो आपका वर्क डन 0 है, आपने कुछ काम नहीं किया। ये तो थियोरेटिकल होता है ना, आपने मेहनत की है, काम नहीं किया। ना मेहनत की है, मैं बोल रहा हूँ याना, तूने मेहनत की, तूने ये सोचा कि आज मैं घर की दीवार हिला दूंगी पर हिला नहीं पाई, तो मतलब तूने मेहनत की, तेरी बॉडी का पूरा फोर्स यूज हुआ। बट देख, मैंने स्टार्टिंग में बताया था व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। चैप्टर 2 का पहला डेफिनेशन था ऐसी क्वांटिटीज जिसे हम फिजिक्स में मेजर कर सके, वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिर एक एग्जांपल दिया होगा कि एंगर, लव, ग्रजेस,
यार ये भी तो होता है, मैंने गुस्सा किया, मैंने बहुत किया सर गुस्सा, मैंने सामने वाले के बाल खींच खींच के फेंक दिया उसे, गुस्सा तो किया तूने, बट उसको मेजर कैसे करेगी? नहीं कर सकती। इसलिए फिजिक्स में हमने उसको फिजिकल क्वांटिटी बोला ही नहीं। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी उसको ही बोलते हैं जिसको आप मेजर कर सको। अब जब तू दीवार को धक्का दे रही है, तेरी जो वॉल है, तूने बहुत तेज धक्का दिया, तुझे तेरा वर्क मेजर करना था। अब मेजर करने के लिए कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला सजेस्ट करता है कि जब तक वो वॉल हिलेगी नहीं तब तक तेरा वर्क डन 0 ही होगा। मतलब तूने मेहनत की है, नो डाउट, बट उसका रिजल्ट क्या आया? 0। दैट मीन्स वर्क डन इज 0। देयर इज नो वर्क डन। मेहनत की, बॉडी ने अपनी एनर्जी यूज की, एनर्जी रिलीज हुई, वो सब अपनी जगह है, बट वो बॉडी के अंदर हो रहा है जिसे आप मेजर नहीं कर सकते। बाहर के एनवायरमेंट में क्या आपकी वॉल हिली? अगर नहीं हिली तो देयर इज नो वर्क डन। तूने जो एनर्जी यूज की वो तुझे फील हो रही है। अगर एज ए थर्ड पर्सन मैं तुझे देख रहा हूं तो मैं तो देखूंगा कि याना ने वो वॉल हिलाई कि नहीं हिलाई, अंदर से उसने कितनी एनर्जी यूज की, वो कितनी थकी हुई है, उसका मेजर करने का मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। तो मेरा देखने का नजरिया तेरे लिए क्या होने वाला है? क्या तू वॉल हिला पाई? आंसर है नो। दैट मीन्स याना ने कोई काम नहीं किया। एक और एग्जांपल देता हूं। हम पढ़ते तो सब है, पर रिजल्ट वाला किसी का आता है, किसी का नहीं आता है। तो टीचर कैसे बताएगा कि तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम्हारा रिजल्ट देख के। अगर रिजल्ट आता है दैट मीन्स तुमने पढ़ा था, अदरवाइज तुम 12 घंटे कॉपी खोल के बैठे रहो, उससे टीचर को क्या लेना देना है? नंबर दिखना चाहिए। नंबर आया है दैट मीन्स वर्क डन हुआ है, नहीं आया मतलब वर्क डन इज 0। ठीक है, कुछ मेजर करने के लिए होना चाहिए। हम जब गोल्स बनाते हैं, आपके इस गोल ओरिएंटेड वीक में जो मेंटरशिप वीक था उसमें आपको स्मार्ट गोल्स के बारे में बताया था, SMART। याना का मेंटर कौन है? शैलेश सर। तो सर ने SMART के बारे में कुछ तो आइडिया दिया होगा, नहीं दिया? कोई नहीं, मैं बताता हूं। गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। तो स्मार्ट एक एक्रोनिम है, S फॉर स्पेसिफिक। हमेशा आप अपने गोल को स्पेसिफिक रखो। आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक गोल, बिकॉज लॉट्स ऑफ मनी का मीनिंग सबके लिए अलग होता है। किसी को बैग भर के पैसे कमाने, किसी को अलमीरा भर के पैसे कमाने, किसी को रूम भर के पैसे कमाने। तो बेसिकली मतलब कितने कमाने ये आपने नहीं बताया, मतलब आपने अपने आप को बुद्धू बनाया, मुझे बस पैसे कमाने, कितने? बट अगर आप बोलते हैं मुझे 10 लाख रुपए कमाने, 10 करोड़ रुपए कमाने, तो आपने अपना गोल कैसा रखा? स्पेसिफिक। आपने नंबर दिया है, मुझे अच्छे स्कोर करना है बोर्ड्स में। और किसी का अच्छा 70% ही होता है, किसी का अच्छा 90% होता है, कोई पास होके खुश है। तो मुझे मेरी बोर्ड में आई वांट टू स्कोर 90%। अब दिस 90% इज स्पेसिफिक। तो हमेशा गोल बनाते वक्त वो स्पेसिफिक होना जरूरी है। सेकंड चीज होती है मेजरेबल। जब आपने अपना गोल बनाया तो आप मेजर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उनको भी दिया था, अगर आपको 300 पेजेस की एक बुक रीड करनी है और 10 दिन में खत्म करनी है, तो एक दिन में कितना खत्म करना पड़ेगा? 30 पेजेस। अच्छा, 4 दिन बाद जब आप टैली देखते हो कि मैंने 4 दिन के बाद होना कितना चाहिए कंप्लीट? 120 पेजेस। और आपने देखा आपका पेज तो 100 ही चल रहा है, आप तो 100 पेज पर ही हो। मतलब वहां पर आपको एक टेंशन हुआ कि मैं अपने गोल से या टारगेट से, रूटीन के जो डेली टारगेट है उससे 20 पेजेस पीछे चल रही है। तो आपने क्या किया? अगले दिन, अब आपका टारगेट हर दिन का 30 नहीं होगा, आपने हर दिन के टारगेट में कुछ पेजेस एक्स्ट्रा कर दिए सो दैट ये 20 पेजेस कवर अप हो जाए बाकी के दिन में। बट ये तब पता लगा ना जब आप मेजर कर पाए। अगर आप मेजर ही नहीं कर पाते अपनी ग्रोथ को, अपनी टारगेट को, सॉरी जो अपने टारगेट रखा है उसको मेजर नहीं कर पाते, तो आपको पता ही नहीं लगता। लास्ट दिन जब आपका वो बुक खत्म होना था तब आपको लगता कि मेरे तो अभी 20-40 पेज बचे हुए करने को। तो जो गोल आप बना रहे हो, 90% गोल है आपका बोर्ड में स्कोर करना, बट 90% करने के लिए आपके 11th में क्या स्कोर होना चाहिए वो भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। 11th के पहले हाफ ईयरली एग्जाम में मुझे इतना तो स्कोर करना है। अगर मैंने इतना स्कोर कर लिया तो मैं फाइनल में इतना स्कोर करूंगी, 12th में इतना करूंगी, एंड फाइनल एग्जाम में इतना करूंगी।
गोल हमेशा मेजरेबल होने चाहिए, जो आपको बताए कि आप अपने ट्रैक पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। दूसरा, अचीवेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक। आज तक हम 50% से ज्यादा नंबर ना ला पाए और अगली एग्जाम में 90% लाना चाहे तो दिस इज अनरियलिस्टिक गोल। लाया जा सकता है पर अगली एग्जाम में तो नहीं। जैसे ही आपने अपने माइंड को ये बोल दिया कि 90% में अगले पेपर में लाऊंगा, अरे आज तक 56 55 से ऊपर नहीं जा रहे हो और अगले में 90 कैसे ले आओगे? अगला टारगेट होना चाहिए कि नेक्स्ट पेपर में मैं 60% अचीव करूं। जब आप 55 कर रहे थे और आप टारगेट 60 का देते हो तो आपको पता है टफ है पर किया जा सकता है, क्योंकि 5% ही तो बढ़ाना है। तो आपका माइंड आपको रास्ता बताएगा कैसे ये 5% बढ़ाया जाए। पर अगर आप इसको 60 की जगह 90 कर देते ना तो अंदर ही अंदर आप अपने माइंड को ये बता चुके होते भाई ये अचीव तो नहीं होने वाला है। तो सिर्फ अ गोल विदाउट अ प्लान, चल उसको तो मैं बाद में आता हूं, बट इधर मैं इस पे जाऊंगा कि अगर आपने अपने माइंड को एक अनरियलिस्टिक टारगेट दिया है, वो अचीव करने के लिए मेहनत ही नहीं करेगा। पर अगर रियलिस्टिक होता, अटेनेबल होता, अचीवेबल होता तो वो हो जाता। अब अगले बार जब आप 60% स्कोर कर लेते हो, आपको एक आपके अंदर एड्रेलिन मतलब सिक्रीट होता है, वो नहीं मजा आ गया, मैंने मेरा बनाया हुआ गोल अचीव किया। अगला टेस्ट में आप क्या स्कोर करोगे? टारगेट क्या रखोगे? 65। आपको पता है 60 अगर मैंने स्कोर करना सीख लिया तो मैं नेक्स्ट टेस्ट में 65 तो कर सकती हूँ या कर पाऊंगा। जैसे ये होता है आपके माइंड को एक मैसेज मिलता है कि मैं मेरे बनाए हुए गोल को अचीव कर सकती हूँ। ना करके फाइनल एग्जाम तक आप इसको 80 तक खींच के लेके जा सकते हो। अगर आपने फाइनल में 80 कर लिया तो आप 12th में फिर 90 कर सकते हो, तब 90 हो सकता है। 11th में 80 लाख नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ 70 to 80 पर अब जितना आप जैसे टारगेट रखोगे। 11th टफ है मान के चलो, 9th और 10th जैसा है। 9th में हमेशा हमारा स्कोर कम हुआ था पर जैसे हम 10th में आए स्कोर फ्री के मिलने लग गए, इजी होने लग गया हमको स्कोर करना। ये 12th में भी होगा। बट आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं 11th में कुछ ना करके 10th 12th में इतना स्कोर कर लूंगी, हो ही नहीं पाएगा। प्रॉब्लम क्या है? 11th में स्कोर मैटर नहीं करता है, 11th में मैटर करता है हैबिट। क्या आपने अपने आप को रोज पढ़ने का हैबिट डेवलप किया है? क्या आप तीनों सब्जेक्ट को मैनेज कर पा रहे हो? क्या आप हर सब्जेक्ट को रोज कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहे हो? अगर ऐसी हैबिट आपने 11th स्टैंडर्ड में नहीं बनाई, 12th में आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप पूरा वापस से पढ़ लोगे? ये आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से रॉन्ग है, बिकॉज आपने पूरी 11th में कुछ नहीं किया, उस लेवल पे नहीं पढ़ा, और 12th में आप सोच रहे हो कि मैं पहले दिन से 8 घंटा पढ़ लूंगी। पॉसिबल नहीं है। जब तक 11th में आपने हैबिट डेवलप नहीं किया होगा रोज पढ़ने का, तब तक 12th में आप स्कोर नहीं कर पाओगे। 12th में जाके क्या प्रॉब्लम फेस करोगे? पहले हैबिट डेवलप करो और उसी के साथ साथ सब्जेक्ट पर भी फोकस करो। माइंड दो जगह पर है, हैबिट भी डेवलप करनी है, सब्जेक्ट पर भी कंसंट्रेट करना है। 5 महीने इसी में निकल जाएंगे। बट अगर 11th में आपने पढ़ने की हैबिट डाल ली, जरूरत पड़ने पर 10 घंटा भी पढ़ सकते हो, ये हैबिट बना ली आपने 11th में, तो 12th में सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, तब आप 90% स्कोर कर सकते हो। तो 11th इज ऑल अबाउट हैबिट, जो आपको डेवलप करनी है रोज पढ़ने की। 10th में रोज नहीं पढ़ते थे, चल जाता था। 11th में ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट को रोज जितना हो रहा है खत्म नहीं किया, पुराना रिवाइज नहीं किया, आप थोड़े दिन में पाओगे सब्जेक्ट आगे, टीचर तो आगे बढ़ गया, मेरे फ्रेंड्स ने पढ़ लिया, मैं पीछे रह गई, और फिर ऐसा लगेगा कि अब क्या करूं। फिर लास्ट ऑप्शन सो जाते हैं थोड़ी देर। लास्ट यही होता है, नींद। सबसे ज्यादा जब स्ट्रेस फील करते तो या तो खा लो, ठूस लो, या सो जाओ। ये दो चीजें ऑप्शन नजर आती है। तो पॉइंट ये नहीं है कि आप 11th में 80 लाते हो या 70। पॉइंट ये है, क्या आप रोज पढ़ते थे? क्या आपने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा है रोज पढ़ने के लिए? अगर ये हैबिट डेवलप कर ली, मैं श्योरिटी देता हूं 12th में 90% स्कोर कर लो, ज्यादा कर लोगे। बट तब जब आपने 11th में ये हैबिट डेवलप किया होगा। R stands for resources। अच्छा स्कोर लाने के लिए रिसोर्सेस क्या होंगे? आपके टीचर्स, आपकी रेफरेंस बुक, आपके नोट्स। ये वो रिसोर्सेज है जो आप यूज करोगे तब जाके ये स्कोर कर पाओगे। एंड T इज टाइम बाउंड। हमेशा गोल को टाइम देना जरूरी है। एक हफ्ते में मैं इतना खत्म करना चाहती हूँ,
क्योंकि जब आपका नहीं होगा तो आपको टेंशन होगा कि 2 दिन निकल गए, 4 दिन ही बचे। बट अगर आपने अपने गोल को टाइम बाउंड नहीं दिया, टाइम ओरिएंटेड नहीं रखा, अरे आज नहीं कल कर लेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन, अरे कल नहीं परसों कर लेंगे, क्या है, क्योंकि टाइम तो दिया ही नहीं है। इसलिए आपके गोल टाइम बाउंड भी होने जरूरी है। दैट इज व्हाट वी कॉल स्मार्ट गोल्स। बोल भाई सिद्धार्थ, तेरा कब से हैंड रेज आ रहा है? सर डाउट था लॉज ऑफ बोलो सिद्धार्थ, बोलो बोलो। Sir, after system attains equilibrium, string is cut. Find acceleration of A block, B block, C block just after cutting. Sir, आपको पिक भेज दूं